दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू सोशल मीडिया रूल्स टू कर्ब इट्स मिसयूज और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट एल्स विद द सेंटर्स न्यू आईटी रूल्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया की निगरानी बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के नाम से जारी की गई हैं। इसके जरिए फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ ही नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स और क्विंट, वायर, लल्लन टॉप, द प्रिंट जैसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकारी निगरानी के दायरे में लाया गया है। ये गाइडलाइन ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण रखने, सेल्फ रेगुलेशन बढ़ाने और जवाबदेहिता बढ़ाने की मंशा से लाई गई हैं। ये गाइडलाइंस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जारी किए गए हैं। नए नियम सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश नियम 2011 की जगह लेंगे। नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के अंदर ही हटाना होगा, खासकर तब जब किसी महिला को लेकर ये शिकायत दर्ज की गई हो। इन प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर भी रखने होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि हर महीने कितनी शिकायत हुई और उन पर क्या एक्शन लिया गया। कहा जा रहा है किसान आंदोलन के मसले पर ट्विटर के साथ विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने आनन फानन में यह गाइडलाइन जारी की है। एक तरफ सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है तो दूसरी तरफ एक बड़ा तबका इसे सोशल मीडिया पर सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहा है। साथ ही जानकार यह भी सवाल उठा रहे हैं कि नए नियमों के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा। इन हालातों के बीच आइए बात करते हैं सरकार द्वारा जारी हालिया गाइडलाइन और उससे जुड़े सभी पहलुओं की। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन में कौन से नियम जारी किए गए हैं। नए नियमों के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। यूजर्स के आधार पर सोशल मीडिया को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कुछ नियमों का खास पालन करना होगा। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी किसे माना जाएगा, अभी यह तय होना बाकी है। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि 50 लाख से ज्यादा यूजर वाली कंपनियों को सिग्निफिकेंट माना जा सकता है। उनके लिए दिशा निर्देश अधिसूचना जारी होने के 3 महीने बाद लागू होंगे। वहीं नियमित सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए यह नियम अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत इन कंपनियों को यूजर्स की शिकायतें दूर करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, जो अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे व्यक्ति को भारत में निवासी होना चाहिए। कानून पालन कराने वाली एजेंसियों के साथ 24/7 कोऑर्डिनेशन के लिए एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति भी भारत का निवासी होना चाहिए। शिकायतें दूर करने के लिए एक रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना पड़ेगा। उस अधिकारी का भी भारत में निवासी होना जरूरी है। कंपनियों के लिए हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट भी प्रकाशित करना जरूरी होगा, जिसमें इस बात का ब्यौरा होगा कि कितनी शिकायतें दर्ज हुई, उन पर क्या कार्रवाई की गई और कितने कंटेंट को हटाया गया। भारत में कंपनी का ऑफिस होना जरूरी है। उसे अपनी वेबसाइट, ऐप या दोनों जगहों पर यह पता बताना पड़ेगा। नियमों के मुताबिक किसी भी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही हटाना जरूरी होगा। इस नियम का मकसद आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द से जल्द हटाने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य करना है। यूजर्स की शिकायत मिलने के 15 दिनों के भीतर अधिकारी को एक्शन लेना होगा। किसी भी जांच या साइबर सिक्योरिटी घटना में रिक्वेस्ट के 72 घंटे के अंदर जानकारी मुहैया करानी होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है
कि सोशल मीडिया कंपनी को जरूरत पड़ने पर यह बताना होगा कि कोई मैसेज पहली बार किसने भेजा। सरकार का कहना है कि मैसेज में क्या लिखा है यह जानने में उसकी कोई रुचि नहीं है। वह सिर्फ यह पता लगाना चाहती है कि किसी गलत मैसेज की शुरुआत किसने की। सरकार देश की सुरक्षा और सार्वभौमिकता, कानून व्यवस्था, बलात्कार या ऐसे मामलों में सोशल मीडिया कंपनी से मैसेज की शुरुआत करने वाले की जानकारी ले सकती है। इसके अलावा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था होने की भी बात कही गई है। जो यूजर अपने खातों को मर्जी से वेरीफाई करना चाहते हैं उन्हें अपने खातों को वेरीफाई करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र दिया जाएगा। अब जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन न्यूज और डिजिटल मीडिया के लिए नए नियम क्या है। नई गाइडलाइंस के जरिए OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन न्यूज और डिजिटल मीडिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। अब नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म भी सरकार की स्क्रूटनी के दायरे में आ गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने बारे में सभी तरह की जानकारी देनी होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा, मगर जानकारी देना जरूरी है। इन OTT प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट और मूवीज को व्यूवर्स की उम्र के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रखना होगा। इसके लिए 5 कैटेगरी U यानी यूनिवर्सल, UA 7+, UA 13+, UA 16+ और A यानी अडल्ट बनानी होगी। इसके साथ ही पैरेलल कंटेंट कंट्रोल की सुविधा देनी होगी, जिससे कोई भी व्यक्ति यह तय कर सके कि उसके घर में किसी खास कैटेगरी का कंटेंट बच्चे ना देख सके। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर को हर कंटेंट या कार्यक्रम के साथ यूजर्स को कंटेंट की कैटेगरी और प्रकृति बतानी होगी, ताकि दर्शक उसे देखने या ना देखने का फैसला कर सके। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो नई गाइडलाइंस जारी करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने माना कि उन्हें यह खुद नहीं पता है कि देश में कितने डिजिटल न्यूज पोर्टल हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरत तो इस बात की है कि यह जानकारी जुटाई जाए। इसलिए अब डिजिटल न्यूज मीडिया को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं किया गया है। नए नियमों के तहत डिजिटल न्यूज मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के कोड का पालन करना पड़ेगा। साथ ही डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। पहला स्तर प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन का होगा। दूसरा स्तर प्रकाशकों की स्व-विनियमित संस्थाओं का स्व-विनियमन और तीसरा स्तर निगरानी तंत्र का होगा। इसके तहत डिजिटल मीडिया पब्लिशर को एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो शिकायतों के समाधान के लिए जवाबदेह होगा। यह अधिकारी शिकायतों का 15 दिन के अंदर समाधान करेगा। साथ ही इसमें ग्रीवांस रीड्रेसल सिस्टम भी लागू करना होगा, यानी गलती पाई गई तो उनके लिए टीवी या अखबार की तरह भूल सुधार करना होगा। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स को टीवी चैनल और अखबार की तरह एक या उससे ज्यादा सेल्फ रेगुलेशन बॉडी यानी स्व-विनियामक संस्था बनानी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई नामी हस्ती हेड करेगी। इसमें 6 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। ऐसे निकाय को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकरण कराना होगा। यह संस्था प्रकाशक द्वारा पालन किए जा रहे आचार संहिता संबंधी नियमों की निगरानी करेगी और उन शिकायतों का समाधान करेगी जिन्हें प्रकाशक ने 15 दिन के अंदर हल नहीं किया है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक निगरानी तंत्र विकसित करेगा। यह आचार संहिताओं सहित स्व-विनियमित संस्थाओं के लिए एक चार्टर का प्रकाशन करेगा। यह शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन करेगा। कई कारणों से ऐसे नियमन की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में सवाल है कि इस तरह की गाइडलाइंस की जरूरत क्यों महसूस की जा रही थी और नई गाइडलाइंस से किस तरह के फायदे होंगे। बीते कुछ सालों में हमारे देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद तेजी से बढ़ा है। जितने इसके पॉजिटिव नतीजे देखे गए हैं उतने ही नेगेटिव भी। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि पर तरह तरह की उल्टी सीधी जानकारी, फेक न्यूज, अफवाहें, गाली गलौज या नफरत फैलाने वाले कंटेंट की मौजूदगी दर्ज की जाती रही है। ऐसे भी मामले देखने में आए हैं जहां सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और नफरती पोस्ट के चलते दंगे और सांप्रदायिक तनाव के साथ साथ मॉब लिंचिंग जैसी वारदातें हुई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रेप, यौन शोषण,
निजी तस्वीरों आदि को सर्कुलेट किया गया। महिलाओं को सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, बुली करना, धमकी, आपत्तिजनक तस्वीरें भेजा जाना, तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना जैसी हरकतें बड़ी चिंता का विषय रही हैं। हजारों की तादाद में चल रहे यूट्यूब चैनल, इन पर कहाँ क्या चलता है, कौन चलाता है, कौन उस पर नजर रखता है, इसके बारे में कोई नियमन नहीं दिखता। इसी तरह OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, MX प्लेयर या ऑल्ट बालाजी और उल्लू ऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्मों या वीडियो में बेलगाम अश्लीलता, हिंसा और गाली गलौज परोसी जा रही है। इनके व्यूवर्स केवल एडल्ट नहीं है बल्कि बच्चे भी हैं। जब ऐसा कंटेंट दिखे जो आपको परेशान करता है तो आपको कहाँ किससे शिकायत करनी है, इसके नियम कायदे साफ नहीं दिखते हैं। ऐसे में इन पर रोक लगाने और इनके लिए कोई रेगुलेशन बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इन्हीं हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वला केस में दायर रिट याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 11 दिसंबर 2018 के अपने आदेश में कहा था कि भारत सरकार ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म और अन्य एप्लीकेशन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंग रेप की तस्वीरों, वीडियो और साइट को खत्म करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश तैयार कर सकती है। इसी कड़ी में 2020 में राज्यसभा की एक तदर्थ समिति ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे और बच्चों और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और ऐसी सामग्री के मूल निर्माता की पहचान किए जाने की सिफारिश की थी। इसलिए सरकार ने ऐसे कंटेंट के लिए नियमावली या कोड ऑफ कंडक्ट और उसे चलाने वाले प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम समस्याओं पर रोक लगेगी। साथ ही रेगुलेशन के जरिए सरकार की निगाह बनी रहेगी। इन नियमों से शिकायत निवारण, फर्जी समाचार, ऑनलाइन सुरक्षा जैसी चिंताओं का समाधान हो सकेगा। लेकिन इन गाइडलाइंस का काफी विरोध भी किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन पर किस तरह की आपत्तियां जताई जा रही हैं और इनका विरोध क्यों किया जा रहा है। नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद से ही एक बड़ा तबका इनका विरोध कर रहा है। एक बड़ी चिंता नियमों के अनुपालन की लागत की है। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि नए सोशल मीडिया नियम इस क्षेत्र की कंपनियों के लिए अनुपालन की लागत बढ़ा सकते हैं। इससे फेसबुक, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाना छोटी कंपनियों के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इससे खास तौर पर घरेलू कंपनियां हतोत्साहित हो सकती हैं। ये गाइडलाइंस खासकर स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले छोटे पोर्टल और निजी चैनलों के लिए खतरा खड़ा कर सकती हैं। यहाँ तक कि वो अपना कामकाज बंद करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। दरअसल आज सोशल मीडिया का जो हाल है उसमें कभी भी कोई भी ट्रोल सेना हजारों शिकायतें मेल पर भेज सकती है। ऐसे में अब छोटी वेबसाइट या चैनल चलाने वाले अपना काम करें या इन शिकायतों का रजिस्टर तैयार करें, और अगर वो शिकायत अधिकारी रखेंगे तो उसकी तनख्वाह कहाँ से आएगी। ऐसे में जाहिर है ना जाने कितने पोर्टल्स या यूट्यूब चैनलों के लिए काम बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और इससे भी बड़ी समस्या यह है कि सरकार खुद खबरों या विश्लेषण के काम को नियंत्रित करने की ताक में है। नियमों के हिसाब से संस्थानों में तो 3 स्तर की व्यवस्था होनी ही चाहिए, लेकिन इसके बाद भी सरकार तमाम मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की एक समिति बनाएगी जो मीडिया की शिकायतें सुनेगी। इस समिति की सिफारिश पर सूचना मंत्रालय किसी चैनल या प्लेटफॉर्म को चेतावनी दे सकता है, माफी मांगने को कह सकता है या भूल सुधार करने या कंटेंट हटाने को भी कह सकता है। आखिरी फैसला सूचना प्रसारण सचिव के हाथ में होगा। ऐसे में इस बात की पूरी गुंजाइश दिखती है कि सरकार के खिलाफ आने वाली खबरों या विचारों को रोकने के लिए इन नियमों का इस्तेमाल हो सकता है। उधर विपक्षी दलों के अलावा एक बड़ा वर्ग नई गाइडलाइंस का यह कहकर विरोध कर रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम कसने के लिए सरकार गैर सांविधिक दिशा निर्देश लेकर आई है। इसके लिए संसद की मंजूरी नहीं ली गई है। बिना संसद में चर्चा के इसे एक कार्यकारी आदेश के जरिए थोप दिया गया है और इनके जरिए नौकरशाहों को असीम शक्तियां दी गई हैं, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। कई लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मकता प्रभावित होगी। एक समस्या यह भी बताई जा रही है कि कोई मैसेज, पोस्ट या कंटेंट सबसे पहले किसने सर्कुलेट किया है, यह बताने के लिए कंपनियों को अपनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी तोड़नी पड़ेगी, जो सीधे तौर पर व्यक्तियों के निजता के अधिकार का हनन करेगी।
गौरतलब है कि फिलहाल व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देते हैं, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे को मैसेज भेजा है तो वही दो लोग उसे देख सकते हैं। बीच में कोई भी तीसरा उस व्हाट्सएप मैसेज को नहीं देख सकता है। नए दिशा निर्देशों के बाद व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को यह एन्क्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा ताकि सरकार जिस मैसेज के बारे में जानना चाहे उससे जानकारी ले सके। ऐसे में किसी को फंसाने जैसी वारदातें भी सामने आ सकती हैं। फिर एक बड़ा मसला यह भी है कि सरकार के नए नियमों का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकेगा, यह अभी तक भी साफ नहीं हो सका है। संभावना जताई जा रही है कि इन नियमों के मार्फत सरकार की आलोचना करने वाले लोगों, ऐसे कंटेंट और ऐसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में इन तमाम आशंकाओं से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह। सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए लाई गई नई गाइडलाइंस निश्चित रूप से इस सेक्टर के लिए कई बड़े बदलाव लाने वाली है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इन गाइडलाइंस का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो ताकि वह सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सही साबित हो, न कि उनके लिए मुश्किलें खड़ी करें। सरकार ने दावा किया है कि इन गाइडलाइंस के चलते अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाई जा रही है और न ही सरकार सेंसरशिप लागू कर रही है, लेकिन सरकार को इन गाइडलाइंस पर आ रही आपत्तियों और सवालों पर भी रुख साफ करना चाहिए। इन गाइडलाइंस के संदर्भ में विपक्षी दलों और संबंधित हितधारकों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सरकार को सर्वदलीय समिति बनाकर बड़े पैमाने पर देश भर में विचार विमर्श करना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सभी तरह के मीडिया पर नियंत्रण का इंतजाम भी हो सके और यह नियंत्रण सरकार के कब्जे से बाहर भी रहे। घरेलू कंपनियों पर बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके लिए भी उपाय किए जा सकते हैं ताकि हमारे देश में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया के आजादी की रक्षा के साथ साथ बेहतर रेगुलेशन सुनिश्चित हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। आपके विचार में हाल ही में जारी सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया गाइडलाइन के प्रभाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक? तर्क सहित उत्तर दें।